जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक चलेगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें आप पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो बिना अपना टाइम खराब करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। एक लिक्विड जो है वो एक दूसरे लिक्विड में घुल भी सकता है और नहीं भी घुल सकता है। डिपेंड करता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, एक लिक्विड की दूसरे में कितनी सॉल्युबिलिटी है। इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक है आपका कंप्लीटली मिसिबल, एक है पार्शियली मिसिबल, एक है इमिसिबल। मतलब क्या है? कंप्लीटली मिसिबल मतलब क्या है कि एक लिक्विड को हम दूसरे लिक्विड में डालते तो किसी भी प्रोपोर्शन में डाले, कम डाले ज्यादा डाले, वो पूरी तरह से घुल जाएगा। मतलब इसमें क्या है, लिक्विड आर soluble into each other in any proportion। उन्हें किसी भी प्रोपोर्शन डालो घुल जाते हो। जैसे कि अगर उसके एग्जांपल की बात करें, जैसे अल्कोहल, खासतौर पे इथेनॉल की बात है, अल्कोहल एंड वाटर, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। पार्शियल मिसिबल में क्या होता है, वो कुछ अमाउंट में घुलते हैं। जो एक लिक्विड है वो दूसरे में कुछ अमाउंट में, कुछ एक्सटेंट में घुलता है। वन लिक्विड गेट डिसॉल्व इनटू अनदर बाय स्मॉल एक्सटेंट, कुछ मात्रा में ही वो घुलता है। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे निकोटिन एंड वाटर, आप पानी में निकोटिन को डालोगे तो बहुत ही कम घुलता है वो। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए जो पहले वाला था कंप्लीटली मिसिबल वाला, क्या है, जैसे ये ब्लू कलर जो है वो मान लीजिए सोलवेंट को शो कर रहा है। जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है सोलवेंट को। तो जो आपका येलो कलर है, येलो, ये शो कर रहा है आपका सॉल्यूट को, क्योंकि वो क्या कम अमाउंट में वो लिक्विड मैंने लिया है, इसलिए वो सॉल्यूट को शो कर रहा है। सॉल्यूट को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे में जो पूरा ब्लू कलर में आपका जो येलो है वो पूरे में फैला हुआ है, पूरी तरह से घुल गया है उसके अंदर, ठीक है। अगर दूसरे की बात करूं जो कि आपका पार्शियली मिसिबल टाइप है, इसमें क्या है, इसमें मैंने दो लिक्विड दिए, ब्लू और ग्रीन। ब्लू नीचे है, ग्रीन ऊपर, आपको बीच में एक लेयर नजर आएगी कि हाँ ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं कुछ। लेकिन जो ब्लू है ना, इसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, ग्रीन के जाएंगे। और जो ग्रीन वाला, इसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल क्या है आपके, वो ब्लू के जाएंगे। तो अगर नीचे वाले की बात करूं, नीचे बॉटम वाले की बात करूं, तो यहां पे क्या है, जो आपका ब्लू है वो सोलवेंट है, और जो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो आपका सोल्यूट है। लेकिन अगर ऊपर वाले में बात करूं तो ऊपर जो ग्रीन है वो आपका सोलवेंट है, और जो ब्लू है वो आपका सोल्यूट है, वो सोल्यूट है। तो इस तरह से इसमें दोनों लिक्विड सोल्यूट की तरह भी काम करेंगे, सोलवेंट की तरह भी काम करेंगे, डिपेंड करेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तीसरे वाला जो है इमिसिबल, इसमें क्या होता है, लिक्विड किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे में घुलते नहीं है, ठीक है ना। टू लिक्विड्स
आर कंप्लीटली इमिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन। कम डालो चाहे ज्यादा डालो, घुलेगा ही नहीं वो। जैसे यहां पे है, नीचे बिल्कुल ब्लू और ऊपर पूरी तरह से येलो। इसमें आप सोल्यूट और सोलवेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते हो। इसमें सिर्फ क्या होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये क्या है आपका, ये है लिक्विड ए, और जो येलो कलर में है वो है आपका लिक्विड बी। अब देखो इसके एग्जाम्पल में ध्यान रखना, जैसे मैं, ये गलती हो गई मेरे से, अगर मैं इसमें लिखता हूं एल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन वर्ड का अगर यूज कर रहा हूं, आई एन इन का, वो कंप्लीटली मिसिबल जो आपके लिक्विड होते हैं उन्हीं में इन का यूज होता है। ठीक है, पार्शियली मिसिबल हो या इमिसिबल हो, वहां पे आप एंड यूज करेंगे। जैसे निकोटिन एंड वाटर, आप ये डाल सकते हैं निकोटिन इन वाटर या वाटर इन निकोटिन, आप एंड का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहां पे जैसा कि आपका हो जाएगा CCl4 एंड वाटर, CS2 एंड वाटर। ये क्या कंप्लीटली इमिसिबल है, घुलते ही नहीं है बिल्कुल एक दूसरे में, तो यहां पे इनका यूज नहीं करते, इसमें एंड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके 3 टाइप हैं, इनमें से हमारे सिलेबस में फिलहाल ये वाला है कंप्लीटली मिसिबल। अब बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, क्या कुछ होता है इनके अंदर। देखिए, बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये मेरे पास लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी, और ये सॉल्यूशन है लिक्विड ए और बी का। तो इसमें पूरे में क्या है, ए और ए के मॉलिक्यूल होंगे, तो ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसे इसमें सारे मॉलिक्यूल बी के हैं, तो बी और बी के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां पे सरफेस पे क्या मिलेंगे हमें, यहां पे सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल किसके, ए के ही होंगे, ए ए ए ए, इस तरह से। इसकी सरफेस पर सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, बी के होंगे, बी बी, इस तरह से। और इसकी सरफेस की अगर बात करूं तो यहां ए भी होगा और बी भी होगा, सरफेस पर बी के भी मॉलिक्यूल होंगे और ए के भी मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए, यहां पर जो वेपर बनेगी, यहां पर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे आपके ए और बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों के। तो अगर मुझे ए और ए के बीच का अट्रैक्शन तोड़ना है, एक मॉलिक्यूल को उड़ना है, तो सीधी सी बात है, उड़ेगा कब, जब वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहां पे, और इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए क्या लगती है, एनर्जी। तो अगर ये जो ए और ए, इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, मुझे इन्हें अलग करना है, ए प्लस ए, इनको अलग करना है, तो इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे इसको, तब जाके ये चीज होगी। ऐसे यहां पे है, अगर इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल, बी लिक्विड के मॉलिक्यूल को मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे इंटरेक्शन होगा, तो इसे भी क्या हीट देनी पड़ेगी, तभी वो इंटरेक्शन टूटेगा और वो आपका वेपर की फॉर्म में उड़ेगा। अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे क्या है, पहले यहां पे ए और बी के, पहले देखो ए था बी था, ठीक है, ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ए बी के मॉलिक्यूल आएंगे पहले क्लोज, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ए का मॉलिक्यूल अलग, बी का मॉलिक्यूल अलग था, ये आपस में मिलके पहले क्या बनाएंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जब भी इस तरह का सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होती है। जब भी 2 चीज आपस में कंबाइन होती है, क्या होता है, उसमें हीट रिलीज होती है। तो ये दोनों तो आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये क्या आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर ये वेपर बन रही है, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, सब कुछ आपका ए का और बी का है। यहां पर भी क्या होगा, जब तो उस प्रोसेस में तो इसको भी क्या है, हीट चाहिए, मतलब इसको भी एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे होता क्या है, ये कहता है कि
जो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो यहां पे ए और ए के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, और जो बी और बी के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब इसको मैंने तोड़ा, जितनी इतनी एनर्जी लगी, इसको तोड़ा, इतनी एनर्जी लगी, कहता है ये जब फॉर्म हुआ है तो इतनी एनर्जी इसमें निकली है। तो ये तीनों एनर्जीज है, जो तीनों एनर्जी डेल्टा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बोलूं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, ये आपका डेल्टा 3, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितना जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में था, इसको तोड़ने में जितना मुझे एनर्जी देनी पड़ी, अगर ठीक उतनी ही एनर्जी बी और बी के मॉलिक्यूल को अलग करने में लगी हो, और ठीक उतनी एनर्जी तब रिलीज हुई हो जब ए और बी का मॉलिक्यूल आपस में बना है, तो अगर इन तीनों के बीच में जो मैं कहूं एनर्जी का एक्सचेंज है वो सेम है, मतलब तीनों में एक्सचेंज, तीनों प्रोसेस में, तीनों में बराबर एनर्जी लग रही है या निकल रही है, तो मैं बोलूंगा ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ऐसा सॉल्यूशन होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपके बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच है, और वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच है, ठीक है। तो यहां पे तीनों का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तीनों का वेपर प्रेशर, जैसे मान लो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर यहां पर नंबर है 400 mmHg, तो ये भी कितना आएगा आपका 400 mmHg, और ये भी कितना आएगा आपका 400 mmHg। तो ऐसे सॉल्यूशन मैं बोलूंगा आइडियल सॉल्यूशन। और सच्चाई क्या है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन हो। मतलब हमारे पास इवन सिंगल सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं है जो इस चीज को फॉलो करता हो। आप इसको सोच के देखो ना, वाटर के मॉलिक्यूल से, वाटर लिया आपने, एक तरफ आपने कोई दूसरा केमिकल लिया, इथेनॉल लिया, या कोई भी दूसरा केमिकल ले लो, आप बेंजीन ले लो, टॉलिन ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल, किसी दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से क्या होगा, अलग होगा ना, वो सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, इन तीनों का अलग अलग आएगा प्रैक्टिकली। लेकिन इसने, हम जो इस यूनिट में पढ़ने वाले, हम इस यूनिट में उस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हम जितने फॉर्मूले पढ़ेंगे वो काल्पनिक सॉल्यूशन वाला। आइडियल का मतलब भी क्या होता है, काल्पनिक। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम यहां पे काल्पनिक सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं, काल्पनिक है। अब आप में से कहे कि माइंड में बात आ सकती है, जब ये काल्पनिक है, ये होता ही है, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, क्यों मैं पढ़ा रहे हो, क्यों इतना सारा सिलेबस बना दिया है। देखो होता क्या है, पहले कोई थॉट आता है, साइंटिस्ट बैठा है कोई, वो कुछ सोच रहा है कि ऐसे ऐसे हो, तो पहले थ्योरी बनाता है उसके हिसाब से, जिसके लिए कोई एविडेंस नहीं होते। कोई भी ऐसी थ्योरी जिसका कोई एविडेंस ना हो, तो उसके पॉइंट्स को पोस्टुलेट्स बोला जाता है, कि भाई ये मानकर चलना है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉइंट्स पढ़ते एक तरह से पोस्टुलेट्स है, उनके लिए कोई एविडेंसेस नहीं है, वो उसने खाली माना था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, सॉल्यूशन में ये चीज होगी। फिर जब प्रैक्टिकली करके देखा तो उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तब जाके रियल सॉल्यूशन की स्टडी जो थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये सिर्फ उसकी कल्पना है, जैसे हम लोग भी तो कल्पनाएं करते हैं। जब जैसे नए सेशन में आते क्या कल्पना करते हैं, इस बार टॉप करना है, इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे। लेकिन शुरू में जैसे अब IPL चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां आपकी खत्म होने वाली है, जैसे छुट्टियां शुरू हुई होगी, आप सबने सोचा होगा जैसे छुट्टियां खत्म होगी उसके बाद आएंगे, पूरा सिलेबस कवर करके आएंगे। और इस टाइम आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो आप लोग किस सिचुएशन में होंगे। तो पूरी छुट्टियां क्या थी, हमने छुट्टियां बिताने से पहले कल्पना की थी, और आज जो है वो रियलिटी आप देख रहे हो कि हमारी छुट्टियां किस तरह से गई है, ठीक है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट की कल्पनाएं हैं खाली, और कुछ नहीं है। अब चलते हैं इसको आगे लेके, ठीक। तो अभी कहता है कि ठीक है भाई, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रही हो, तो ये तो होता ही नहीं। वास्तव में होता क्या है, इनके बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो ए और ए के बीच है वो कभी भी बी और बी के बीच नहीं हो सकता, और वो कभी भी ए और बी के बीच नहीं हो सकता। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। देखो यहीं पे ना बोर्ड और एडवांस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बोर्ड बिल्कुल इस तक सीमित रह जाएगा, एडवांस इसकी बातें करता है, एडवांस में इसकी भी बातें होती हैं कुछ, ठीक है। इसलिए एडवांस का मतलब ही क्या है, पूरी तरह से अप्लाइड केमिस्ट्री। पुराने टाइम की साइंस में और आज की साइंस में यही अंतर है। पुराने टाइम में क्वेश्चन आते थे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ये कोई एप्लीकेबल क्वेश्चन थोड़ा ना है। ठीक है, जिसने कर ली उसको अप्लाई कहाँ करोगे अब आप, कुछ यूज है उसका। जैसे आपके पास नाइफ है, कोई आपसे पूछे इस नाइफ का यूज किसने, मतलब इसकी खोज किसने की, ठीक है, किसने इसको बनाया, पता चल गया इसने इसको बनाया, आपको उसको यूज करना नहीं आता, तो इस नाइफ का काम क्या है। तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है, हमें कोई मतलब नहीं इसे किसने बनाया किसने खोजा, हमारे पास ये आ गया, हमें इसका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ जाती है और वही आपकी एडवांस केमिस्ट्री है। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो कल्पनाएं हैं, ये अप्लाइड केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जब अप्लाई करोगे तो कुछ और होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, उसके बारे में हम देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे आप आइडियल गैस पढ़ते 11th में, जितना भी आप पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, वो सब क्या है, वो किसी गैस पर फॉलो नहीं हो, कोई भी गैस उसको फॉलो नहीं करती है। वो है किसके ऊपर, आइडियल गैस के ऊपर, काल्पनिक गैस के ऊपर, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज कि हम जो पढ़ रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आना है और हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में कहीं पे काम नहीं करेगा। अब चलते गाड़ी को आगे लेके, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई है, तो आइडियल सॉल्यूशन की जो एग्जांपल है, एग्जांपल अब कैसे बनाए गए हैं, उन्होंने इस बेस पर एग्जांपल बनाए हैं कि जिन केमिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक जैसा हो, वो एक दूसरे में घुल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर मास में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम होमोलोगस सीरीज लेकर चलते हैं। मतलब जैसे अल्कोहल फैमिली लेकर चलेंगे और जिन दो लिक्विड को मिलाएंगे उनके बीच में CH2 का अंतर रखेंगे, मतलब एक कार्बन का अंतर रखेंगे हम, तो ऐसे क्या है, वो आपस में आराम से घुल मिल जाते हैं। हालांकि उनमें भी इक्वल टू का साइन नहीं आता है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि एक को हम क्या है, बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा सॉल्यूशन किस पे चलना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। तो एक बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट है, दूसरा क्या एक्सेस में है। तो अब जो सॉल्यूशन बनाया है उस पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। हमें इस तरह के सॉल्यूशंस की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है हमें इस तरह के एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि अगर मैं मीथेनॉल की बात कर रहा हूं तो मीथेनॉल, हालांकि तो एक काम करते हैं, इसको इथेनॉल कर लेते, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल, इनका सॉल्यूशन बनाएंगे। दोनों के अल्कोहल फैमिली में है और डिफरेंस किसका है इसके अंदर, डिफरेंस सिर्फ एक CH2 का है, एक CH2 का है। बेंजीन है, जैसे बेंजीन, बेंजीन के साथ किसका लेंगे हम लेंगे टॉल्यूइन का, बेंजीन और टॉल्यूइन, इन दोनों का मिक्सचर लेंगे हम लोग। दोनों सेम फैमिली के हैं, सेम टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, लंडन फोर्सेस होते हैं, और अंतर किसका है, सिर्फ एक CH2 का। देखो कैसे समझो, ये तो बेंजीन हो गया और ये आपका टॉल्यूइन हो गया। अब ये मत कहना CH3 का डिफरेंस है, नहीं, जहां से यहां पे हर जगह क्या होता है, एक एक H होता है ना, तो उस H को हटा के मैंने CH3 लगाया है, तो H, तो इस ये एक H इसके पास था, ये हटा दिया और यहां CH3 लगा दिया, तो 3 H है, यहां पे एक H था, 3 H से एक H काटो, बचे कितना, 2 ही बचे ना, तो CH2। तो इस तरह CH2 का डिफरेंस होगा, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सेम फैमिली के होंगे मतलब ये, ठीक। तो इस तरह के एग्जांपल में सेट करके चलने हैं। अब इसके अंदर जब हम कंपेयर करेंगे दो सॉल्यूशंस को, तो किस किस बेस पर करेंगे, हम करेंगे डेल्टा वे मिक्सिंग। जैसे देखो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए V1 प्लस V2 इक्वल टू V3 आना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड A है, ये V1 किसका है, ये लिक्विड A का है, लिक्विड A, और ये V2 किसका है, ये लिक्विड B का है, उसकी वॉल्यूम है। V3 क्या है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, लिक्विड A इन लिक्विड B, या लिक्विड B इन लिक्विड A, क्योंकि मैंने आपको कोई पहले बताया था, हम B को दिखाएंगे सॉल्यूट के लिए और A को दिखाएंगे सॉल्वेंट के लिए। तो ये मान के चलो, जैसे मान लो ये इथेनॉल है, ये वाटर है, तो यहां पे क्या है, अगर मैंने लिया 100 ml, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिया 100 ml ऑफ वाटर, मैंने वाटर लिया है 100 ml, फिर मैंने यहां पर लिया 100 ml इथेनॉल, अब मैंने इन दोनों को मिला दिया,
तो मैं क्या उम्मीद करता हूं, देखो ये क्या कहता है, ये जो इधर वैल्यू बहुत ध्यान समझने की बात है, रॉड्स लॉ को हम समझ ही नहीं पाते वो बोलना क्या चाह रहा है। हम सोचते 100 + 100 200 तो लिखेंगे, हम लिखते 200 नहीं आया, 200 ज्यादा आ गया कम आ गया। कहने का मतलब क्या होता है उसका मतलब ये है कि देखो यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी ना वो तो होगी आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू जब हमने इन दोनों को मिला के देखा तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये आ रहे थे आपके 210 मिलीमीटर, 210 मिलीमीटर आ गया ये ml, सॉरी मिलीमीटर नहीं ml, 210 ml आया। जबकि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 100 और 100 कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो थ्योरेटिकली क्या था, थ्योरेटिकली मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि भाई 200 है दोनों मिला के। प्रैक्टिकली देखा तो क्या आया, 210 आया। ठीक है, तो अगर मान लो इस तरह का है कि बराबर नहीं आ रहा है, जैसे इसमें नहीं आ रहा है, तो वो तो आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पर आइडियल में क्या आएगा, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो क्या आएगी बराबर, मतलब ये भी कितना आएगा, 200 ही आएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस की इसमें बात की गई है। किन किन चीजों को किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे इनको कंपेयर करेंगे, अब उनकी बात करते हैं। हम जब सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे तो किन किन आधार पर उन्हें कंपेयर करेंगे, एक तो हम उनका कंपेरिजन देखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग, एक डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, डेल्टा वी तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। क्या समझाया, देखो कि अगर हमारे पास दो लिक्विड है, ये एक लिक्विड, ये एक दूसरा लिक्विड, ठीक है, और यहां पे हमने बना दिया इनका सॉल्यूशन इन दोनों को ऐड करके ऐसे। ये आपका लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, और यहां पे हमने ए और बी को ऐड कर दिया है इस तरह से, हमने ना इनको ऐड कर दिया है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो मैंने बताया था कि 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर, अगर मान लो ये 1 लीटर 1 लीटर ये 2 लीटर ना हो, ये 2 लीटर से कुछ ज्यादा हो गया या कुछ कम हो गया, तो समझना इस चीज को। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आई, 2 लीटर, प्रैक्टिकल मान लो आपके आगे 2.1 लीटर, 2.1 लीटर, 2.1 लीटर। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 0.1 लीटर का। तो यह है कि मिक्स करने के बाद हमारी उम्मीद जो थी, जो थ्योरेटिकली हम सोच रहे थे, प्रैक्टिकली जो चीज मिली उसमें कितने का अंतर आया। ठीक ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, देखो जैसे यहां भी हमारे पास एक लिक्विड रखा हुआ है, ये दूसरा रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो अगर मान लो इसका टेम्परेचर यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसका टेम्परेचर मैंने देखा यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों को मिक्स करूंगा तो भी कितना रहे, 25 डिग्री सेंट। देखो यहां पे ना मैं एक बात बताता हूं आपको, एंथैल्पी जो चीज है ना थोड़ी सी अलग होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, बार बार उसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, टाइम खराब हो जाएगा मेरा बहुत ज्यादा। तो यहां पे मैं इसको ना हीट की फॉर्म लेके चल रहा हूं एक तरह से, ठीक। और जब मैंने इन दोनों को मिला दिया, अब मिलाने के बाद सपोज करो कि इसका टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उम्मीद से कुछ ज्यादा हो गया ना। अब ज्यादा होगा तो ये अपने में क्या रिलीज कर रहा होगा, ये अपने में कुछ हीट रिलीज करेगा। और हमने ये बता रखा है कि अगर कोई भी चीज हीट रिलीज करती है तो उसका डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर ठंडा हो जाता 24 पे होता तो हीट को खींचता, तो इसका डेल्टा एच क्या आता, पॉजिटिव आता, वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। और भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एक है डेल्टा एस मिक्सिंग, चेंज इन रैंडमनेस। अब इसके बेस पर हम क्यों जो सॉल्यूशन होते हैं उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्यों में डिफरेंस नहीं देख सकते। देखो मान लो मैंने इसका 50 ml लिया, इसका भी 50 ml लिया, दो जगह 50 ml है मेरे पास। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा
मिलाऊंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है, हमेशा ही पॉजिटिव आना है, ये आपका कम आना ही नहीं है, ठीक है। या यूं कह लो ये 50 ml था तो यहां इसके मॉलिक्यूल को घूमने के लिए 50 ml का वॉल्यूम मिल रहा है, यहां 50 ml का मिल रहा, दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, दोनों को घूमने के लिए वॉल्यूम ज्यादा मिल गया, ठीक है। इस तरह समझ लो, या यूं मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी बढ़ेगी। क्लास में मान लो एक बार 4 बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पे शोर ज्यादा होगा, या जब 40 बच्चे बैठे वहां शोर ज्यादा होगा, टीचर ना हो अगर दोनों केसेस में, जब 40 बच्चे बैठे वहां शोर ज्यादा होगा। तो इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से एंट्रोपी जो हमेशा आपकी मिक्स कर, दो लिक्विड को मिक्स करने पर बढ़ती है। डेल्टा जी की बात करें मिक्स करने पर, तो सीधी सी बात है अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है, कोई एक चीज दूसरे में घुल रही है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहना है आपका। तो इनका तो रिजल्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी तरह का सॉल्यूशन लो, और जब रिजल्ट फिक्स रहेगा तो दो सॉल्यूशन को इनके बेस पर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो वेपर प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हम जो अब सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, और तो हम किसके बेस पर करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग, साथ में वेपर प्रेशर की बात करेंगे, हम साथ में किसकी बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग कॉमा डेल्टा एच मिक्सिंग, सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, किस आधार पर, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनको मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में एंथैल्पी में चेंज आता है उनके आधार पर। तो कौन कौन से हैं वो सॉल्यूशन देखिए। एक है हमारा काल्पनिक सॉल्यूशन मतलब आइडियल सॉल्यूशन, एक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए पहले आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है, जो थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया भी था, कि हमारे पास 2 लिक्विड हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो हमारे पास 2 लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये हमारे पास लिक्विड ए और दूसरे वाला हमारे पास लिक्विड बी, और यह हमने इन दोनों को मिला दिया, हमने सॉल्यूशन बना दिया। हम पढ़ रहे कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड वाला टाइप, ठीक है ना, उसी के अंदर पूरा पढ़ेंगे आप आइडियल नॉन आइडियल को। तो कहता है कि ठीक है, इसकी वेपर प्रेशर आई, इसकी वेपर प्रेशर मान लीजिए ये हमारे पास आती है, कोई भी नंबर आ गया, इससे हमने पहले 400 लिया था शायद, 400 mmHg, ठीक है। तो कहता है इसकी भी कितनी आए, 400 mmHg, और दोनों को मिक्स करके भी कितना है, 400 mmHg। मतलब ये है कि जो इसमें जैसे लिक्विड ए था तो इसमें पार्टिकल्स के होंगे, ए के होंगे सारे पार्टिकल, इसमें सारे बी के होंगे इसमें, और ए और बी के होंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, अगर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए और ए के पार्टिकल्स के बीच है वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बी और बी के पार्टिकल्स के बीच है, और वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के ए और बी के पार्टिकल्स के बीच है, जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इन तीनों का वेपर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कहता है ऐसा सॉल्यूशन जो होगा ना वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर ये कहता है कि देखो अगर मैं इसका कुछ हिस्सा लूं इसमें डाल दूं और इसका कुछ हिस्सा लूं इसमें डाल दूं, तो कहते हैं फिर ये रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये मानकर चलूं कि मेरे पास जो लिक्विड ए है उसका सॉल्यूशन में हिस्सा कितना है, वो कहता है कि XA इंटू पी नॉट ए और PSB इक्वल टू XB इंटू पी नॉट बी, और P टोटल इज इक्वल्स टू PSA प्लस PSB। अब बातों को समझना जरा, जो राइट हैंड साइड पर वैल्यूज लिखी हुई हैं वो सारी कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब वो फॉर्मूले में पुट की जाएगी, कि फॉर्मूले में वैल्यू लिख के देखो कि इतना इतना बोल लिया, इतना उसका प्योर स्टेट में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो देखो कितना आ रहा है,
ठीक है। और जो यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, मैं लाके देखा भाई वेपर प्रेशर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यूज हैं वो सारी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह दो या एक्सपेरिमेंटल, कि ऑब्जर्वेशन से क्या आया। और जितनी भी वैल्यू हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पर है ये है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, या तो कैलकुलेटेड वैल्यू कह दो या थ्योरेटिकली वैल्यू कह दो। तो कहते हैं दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, तो मतलब है कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, और वो इस ग्राफ को फॉलो करेगा। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या कहता है कि जैसे, अब समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को, ये कहता है मैंने क्या किया, एक्स ए जो है, मतलब ए जो लिक्विड था, पहले उसका कोई भी मोल फ्रैक्शन नहीं लिया, प्योर बी है मेरे पास मान लो। जब प्योर बी है तो ए की वेपर कितनी बनेगी, कुछ भी नहीं, यहाँ पे वेपर से लिखी हुई कितने कितने मिलीमीटर। ठीक है, मैं आपको समझाने के थोड़ी वैल्यूज लिख भी देता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने लिखा हुआ है 50 mm Hg, ये है 100 mm Hg, ये है 150 mm Hg, ये है 200 mm Hg, ये है 250 mm Hg। इस तरह से दोनों तरफ ये वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो कहता है कि हमने क्या किया, जैसे इसका मोल फ्रैक्शन लिया, जैसे मान लो पहले लिया 0.2 लिया हमने, तो 0.2 लिया तो हमारे पास इतना मोल, इतनी वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आई हमारी, वेपर प्रेशर की वैल्यू आई हमारी 50 ऐसे। ठीक है, 0.2 लेने पे फिर हमने क्या किया, 0.4 लिया। जब मोल फ्रैक्शन 0.4 लिया तो हमने फिर देखा उसका वेपर प्रेशर कितना आया। ठीक है, मतलब ये क्या है, मैं निकाल रहा हूं पी, मतलब 0.2, और प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर था 400, उसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और मान लो मेरा आ गया, मतलब तो अगर मैं 4 लेके चलूंगा तो 5 चौक 20, तो वो नहीं आएगा। इसको आप यूं लेके चलो, जैसे हमने इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था, अगर मैं किस चीज की मल्टीप्लाई करूं 0.2 से कि मेरे पास 50 आ जाए, इस बात को आप यूं समझ के चलो। देखो, अगर मेरे पास प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता, अगर बात करूं मैं 0.2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स, तो अब सीधे से है कि अब आप एक्स क्या रख दो, 50 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट टाइप 0 आ गया, कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 250, मतलब 250 mm मेरा प्योर स्टेट में जो ए का जो पी नोट ए है उसकी वैल्यू कितनी है, 250 है। ठीक है, तो अब मैंने देखा वो उसका वेपर प्रेशर कितना है 50, फिर मैंने लिया 0.4, अब मैं 250 की 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, अगर 4 से करूंगा 100 आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास मैंने देखा 100 आ गया। ठीक है, तो यहां से मैंने 0.4 लिया और मैंने देखा 100 आ गया, तो यहां पर टिक लगा दिया मैंने, 100 आ गया। फिर मैंने लिया 0.6, तो इसकी 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 150 आएगा। तो फिर मेरे पास 0.6 के आगे मैंने देखा और ये आपका 150 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, फिर लिखा 0.8, जब 0.8 लिया फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 200 आ गया। तो ये मेरे पास यहां पे आया तो 200 आ गया। और जब पूरा का पूरा यही लेके चलूंगा 100, मतलब पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन किसका होगा, ए का, तो 1 इंटू 250 क्या आएगा, 250 आएगा। तो उसके हिसाब से ये आ गया। अब मैंने इन डॉट्स को क्या किया, इनको मिलाया। जब मैंने इन डॉट्स को मिलाया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज को। ये मेरे पास है 250 mm Hg, ये इधर इसको टच कर रहा है। ठीक है, अब क्या था, जब मैं 0.2 ले रहा हूंगा एक्स ए को, तो बी कितना होगा उस टाइम 0.8। इस तरह से इसका भी डाटा चल रहा होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं। देखो, दोनों लिक्विड कभी भी सेम वेपर प्रेशर तो रख नहीं सकते, इतना तो हमें पता है, इसने भले ही कुछ भी बोलो हमें इस बात का तो पता है। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उसका था पी नोट बी की जो वैल्यू है, जो पी नोट बी की वैल्यू है वो है मेरे पास 200 इतना mm Hg। तो 0.2, अब मैंने देखो जब x भी आपका 0 था, मैंने उसका मोल फ्रैक्शन लिया नहीं, प्योर ए था, तो उसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगी, 0 ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके लिए 0.2 मोल फ्रैक्शन, जब 0.2 लिया तो 200, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स बी इंटू पी नोट बी, एक्स बी कितना मेरे पास 0.2, पी नोट बी कितना 200, तो 0.2 की 200 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 40 आएगा। 40 लगभग यहां पे आएगा,
लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, 50 थोड़ा नीचे आएगा, है ना, और ये 0.2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास पहली डॉट आ गई। फिर मैंने क्या किया, इसको 0.4 लिया, उसकी 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया मेरे पास, 80 आ गया। 80 लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, ये डॉट आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने इसको 0.6 मोल फ्रैक्शन लिया एक्स बी का, और पी नोट भी कितना मेरे पास 200, 0.6 की इससे मल्टीप्लाई कर तो 200 से कितना आ गया, 120 आ गया। 120 मेरा लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। मैं 0.6 लेके चल रहा हूँ, कौन सा 0.2, 0.4, 0.6, तो 0.6 लेके चलूंगा मैं, कितना आ रहा है मेरा, 120 आ रहा है। 120 मेरा लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये आ गया। इसके बाद क्या मैं लेके चला इसको 0.8, 0.8 की 200 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 160। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 160 लगभग लगभग मेरा यहां पे आएगा, ये आ गया। अब मैंने जब इन पॉइंट्स को मिलाया, करो बन जाएगा, थोड़ा सा मुझे नीचे लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन लाइंस को मिलाया, मिलाने के बाद क्या हुआ, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन आई, ऐसे स्ट्रेट लाइन आई बिल्कुल, ठीक, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास आ गए, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि देखो ठीक है, अब मैंने जब ये आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो क्या होता है, पीएससी प्लस पीएसबी, पीएससी प्लस पीएसबी आना चाहिए था। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, इनको मिला के देखा और एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो सपोज करो, ऐसा मानकर चल, देखो मैंने बताया था ना, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है वो हमेशा जो मोर वोलाटाइल होता है उससे कम और जो लेस वोलाटाइल होता है उससे ज्यादा आता है। तो सीधी सी बात है, हमारा 200 और 250 के बीच में आएगा, 200 और 250 के बीच में आएगा, ठीक। तो अब ये था कि हमारी जो उम्मीद थी वो क्या थी कि भाई जब मैं इसको जोड़ूंगा, मतलब पहले मैं प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिकल करके एक ग्राफ आ गया मेरे पास, ये ग्राफ आ गया प्रैक्टिकल करके सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, पी टोटल। अब क्या है, मैं इसको देखना चाहता हूं उस कंडीशन में जब मेरे पास एक्स ए जो है वो 0.2 है और एक्स बी जो मेरे पास है वो आपका 0.8 है। तो अब इसमें मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, पी एस से कैसे निकलेगा, एक्स ए इंटू पी नोट है जो कि मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, 0.8 की मैंने 250 से मल्टीप्लाई की थी, तो मेरा कितना आया था, ये तो बी है, एक्स से 0.2 लिया है, तो यहां पे टच आ रहा था उसका, ये कितना था 50, ठीक है 50 आ गया। अब 50 में 0.8 वाला जब मैंने पी नोट इसका लिया है बी वाला, तो 0.8 को पी नोट बी से मल्टीप्लाई कर 160 आया था, ये आया था। तो देखो समझना मेरी बात को, 50 प्लस 160, ये कितना है ऊपर वाला, ये 160 है और ये आपका 50 है। जब मैं इन दोनों को टोटल करूं तो ये इधर आया है, इसको आगे बढ़ाया तो कहां टच किया इसने, अगर ये 210 को टच करे, ये 210 आएगा ना दोनों को मिला के, और यहां भी एक्सपेरिमेंटली क्या आ रहा हो, 210 ही आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इस चीज को कि हां जो पी टोटल है वो आपका एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये जो मेरे पास थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू थी, कैलकुलेटेड वैल्यू ये मैच कर गई किसके साथ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ। तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। इस तरह से एक दो वैल्यू और रख के देख लेंगे, जैसे मान लो 0.6 हो गई, तो मतलब यहां पे तो खैर मैंने बनाई इस तरह से रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से रिजल्ट है। तो ये था कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि उसमें इस कंपोनेंट और उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को उसकी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उसकी वेपर प्रेशर जोड़े और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके मैच कर रही हो, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो आपका रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और नॉन आइडियल क्या होगा, नॉन आइडियल वो होगा जहां पर PSA इज नॉट इक्वल टू XA इंटू पी नॉट ए, PSB इज नॉट इक्वल टू XB इंटू पी नॉट बी, और P टोटल इज नॉट इक्वल टू PSA प्लस PSB। आप वैसे भी सोच के देख सकते हो, ये SA का मतलब क्या, सॉल्यूशन में A मतलब सॉल्यूशन बन गया है। जब सॉल्यूशन बन गया है तो पहले प्योर लिक्विड था A, यहां प्योर लिक्विड था B, जब दोनों को मिला के A भी कर दिया मैंने, तो अब नई तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना, जो A और B के मॉलिक्यूल के बीच, मान लो अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो
वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कहूं एल्कोहल और एल्कोहल के बीच जो अट्रैक्शन है, उन दोनों अट्रैक्शन से ही क्या होगा, अलग होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल और एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन होगा। जब अट्रैक्शन अलग होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, ना तो प्योर वाटर वाली रहेगी, ना ही प्योर आपकी एल्कोहल वाली रहेगी। तो इसलिए जो वैल्यूज आएंगी, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी, ये सारी क्या आएंगी, ये सारी डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ, जो हमारी इस तरफ कैलकुलेटेड वैल्यू है, इनके साथ मैच ही नहीं करेंगी। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और यही होते सारे के सारे सॉल्यूशन। इस तरह कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कल्पना है हमारी सारी की सारी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, जितने आप जागरूक होंगे उतना ही हमारा समाज सशक्त होगा, और जितना समाज सशक्त होगा उतना ही हमारा देश उन्नति करेगा। तो हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं ताकि हमारा देश और तेजी से ग्रोथ कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग जितना हो सके ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।